हाँ जी। अब हमारा अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन यानी कि अपघटन का मतलब क्या है? अपघटन का अर्थ है टूटना। क्या है? टूटना। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है टूटना, यानी कि इस अभिक्रिया में पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे एक एग्जांपल से देखें, यानी कि एक पदार्थ है तो ये हमेशा यौगिक होगा। यौगिक, और इससे दो या दो से अधिक, तीन चार भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ बनेंगे तो ये यौगिक भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं। यौगिक भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं। लेकिन क्या किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती? होती है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, ये आप जानते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, पहली क्लास में। तो ऊर्जा के विभिन्न जो रूप हैं उनमें से 3 ऊर्जा के रूपों को आपके कोर्स में समझाया। पहला है ताप, यानी कि कोई भी यौगिक हीट लेकर के, ऊष्मा लेकर के, ताप का मतलब ऊष्मा लेकर के टूट सकता है दो या दो से अधिक पदार्थों में। और अगर ऐसा होता है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? तापीय अपघटन, तापीय वियोजन या ऊष्मीय वियोजन के नाम से कहलाएगी। दूसरा, या फिर वो जो यौगिक है वो विद्युत धारा की उपस्थिति में ही टूटेगा दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो ऐसे अभिक्रिया का नाम होगा विद्युतीय अपघटन। कौन सी? विद्युतीय अपघटन। तीसरा, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो वो अभिक्रिया प्रकाशीय अपघटन होगी, कहलाएगी। तो कुल मिलाकर के जो कारक हैं जिनके बिना कोई यौगिक टूट नहीं सकता, वे कारक 3 हैं। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से कहलाएगी। पहली ऊष्मीय वियोजन, दूसरी विद्युत धारा, तीसरी प्रकाशीय। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनती है? तो जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है, क्योंकि जो पहला पदार्थ है अभिकारक है, जो जटिल होगा तभी तो उससे टूटने वाले पदार्थ क्या होंगे? सरल बनेंगे। तो जो पदार्थ है वो जटिल होगा और बनने वाले पदार्थ क्या होंगे? सरल से सरल होंगे। तो जब कोई पदार्थ किसी ना किसी कारक की यानी ऊर्जा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में, कैसे? सरलतम पदार्थों में टूटता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली तापीय वियोजन, दूसरी विद्युतीय वियोजन, तीसरी प्रकाशीय वियोजन। एक एक करके हम इनको उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से अच्छी तरह से समझेंगे। ध्यान से। हेलो गाइस, हेलो छात्रों, अब हम ध्यान से सुनेंगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी एक पदार्थ, तो यौगिक के रूप में हो, वो पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा का एक संकेत है, ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो जब कोई पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में, यानी कि हीट लेकर के, तोड़ने के लिए ये पदार्थ क्या लेगा? हीट लेगा। तो ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो वो ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ये तो परिभाषा है। अब एग्जांपल पहला, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य नाम, ये तो रासायनिक नाम है, लेकिन इसके साधारण नाम क्या है? चूना पत्थर, खड़िया में भी, संगमरमर में भी, चौक में भी, इन सभी में इनके पाया जाता है। इसलिए इनका जो सूत्र बनता है सबका कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट लेता है, वातावरण से जब हीट लेता है,
फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियो में विस्तार से समझाया गया है। जब हीट लेता है तो उस हीट को लेकर के इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मैंने एग्जांपल भी दिया था दीपावली का। तो हीट निकलती है तो उसमें से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एक तरह से चूना है, बिना भुजा चूना, अनभुजा चूना है, जो चून पाउडर टाइप से बन जाता है। तो ये है। तो ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में एक यौगिक जो जटिल है वो दो सरल यौगिकों में बदल रहा है। सरल यौगिकों में पहला कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन होगी क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले उदाहरण। अगला उदाहरण है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट का अपघटन। सबसे पहले हम फेरस सल्फेट की बात करते हैं, अच्छी तरह से समझें इसको। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4.7H2। ये है फेरस सल्फेट का पूरा सूत्र। रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। Fe से क्या हो गया? फेरस। SO4 से सल्फेट। 7 को बोलते हैं हेप्टा और H2 को बोलते हैं रासायनिक रूप से हाइड्रेट। पूरा नाम होगा फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। ये जो जल के अणु हैं इसमें 7 होते हैं, निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। अगले चैप्टर में इसको विस्तार से समझाया जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इस जल को क्रिस्टलन जल के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलन जल यानी कि कुछ लवण तो ऐसे होते हैं जिनमें जल नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनमें जल पाया जाता है और ऐसे लवणों को जलयोजित लवण कहते हैं। तो फेरस सल्फेट एक जलयोजित लवण है जिसमें जल जुड़ा हुआ है। योजित माने जुड़ा हुआ है, जल जुड़ा हुआ है। लेकिन जल जुड़ा होने जैसे फिटकरी में भी होता है, तो जल जिसमें जुड़ा हुआ है तो इस जल के कारण इसको क्या फायदा होता है? इस जल के कारण ही इस फेरस सल्फेट को रंग प्रदान होता है, रंग मिलता है। आकृति नहीं मिलती है लेकिन रंग मिलता है मेन। अब रंग कौन सा होता है इसका? इसका रंग होता है हरा। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो फेरस सल्फेट का रंग हरा किसके कारण हुआ? फेरस सल्फेट का रंग हुआ हरा इन 7 जल के अणुओं के कारण। अगर इसमें 7 जल के अणु नहीं होते तो इसका रंग हरा नहीं होता। तो साधारण भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसलिए हरा रंग होने के कारण इसका साधारण भाषा में नाम है हरा खसीस। हरा खसीस ये साधारण भाषा में नाम है। कैसे ये टूटता है इस बात को ध्यान से समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले ट्यूब लेते हैं, क्वथन नली सूखी हुई शुष्क क्वथन नली। शुष्क माने जिसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी चीज होने बिल्कुल शुष्क होनी चाहिए, सूखी ड्राई। इस क्वथन नली में क्या करते हैं? क्वथन नली का ट्यूब ही है जिसमें इसमें हमें इसके कुछ दाने डालने हैं।
किसके? इस फेरस सल्फेट के। अब फेरस सल्फेट के जब हम इसमें दाने डालेंगे तो कैसे रंग के होंगे? हरे रंग। क्या फॉर्मूला है इस टाइम पर? FeSO4.7H। रंग कैसा है? अब हमें क्या करना है? हमें एक चिंता संराशि के माध्यम से इसको पकड़ना है, नीचे बर्नर लगाना है, बर्नर को जलाना, लो भैया। जैसे ही हम इसको जलाएंगे, पहले क्या होगा? पहला स्टेप में सबसे पहला काम होगा आपका कि ये FeSO4 बन जाएगा। सात जल के अणु इसमें से निकल जाएंगे। किसके रूप में? भाप के रूप में निकलेंगे, लेकिन ये यहां बूंदों के रूप में जमा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई बूंदों के रूप में जमा? ऊपरी सतह, नीचे से बर्नर लगा हुआ, नीचे की सतह गर्म है, ऊपरी सतह ठंडी है। जैसे ये भाप, पानी की जो वाष्प है, जैसे ऊपरी सतह से टकराएगी, जैसी तो वो उन ठंडी सतहों से टकरा करके क्या बन जाएगी? संघनन के कारण किसमें बदल जाएगी? पानी की बूंदों में बदल जाएगी। अब FeSO4 जब बना है तो जल के अणु निकल गए। अब जब जल के अणु निकल गए तो जल के अणु के कारण इसका रंग कैसा था? हरा था। तो क्या अब इसका रंग हरा रहेगा? नहीं, अब इसका रंग हो जाएगा सफेद। तुरंत ही इसमें से सफेद हो जाएगा। फिर क्या होगा? जब ये गर्म होता रहेगा तो थोड़ी देर बाद ही इसके रंग बन जाएंगे भूरा, रेडिश ब्राउन, भूरा रंग बन जाएगा। क्या बन गया इसमें? इसमें बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। जैसे ही इस प्रयोग को कर रहे होंगे, अब ध्यान से सुने, इस प्रयोग को कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने FeSO4.7H2O लिया, हरा कसीस लिया, फेरस सल्फेट लिया, उसको आपने गर्म किया। गर्म करने पर आप थोड़ी देर में देखेंगे उसका रंग सफेद होगा। थोड़ी सी समय आपको ध्यान लगा के देखना है, जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो सफेद हो रहा है, तब आप समझ जाएंगे उसमें से जल बाहर निकल रहा है और उसके ऊपर बूंद आ रही है थोड़ी सी, तो आप समझ जाएंगे फेरस सल्फेट बन रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे, क्योंकि गर्म तो हो ही रहा है बर्नर के ऊपर, तो जब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उसका रंग भूरा हो रहा है, रेडिश ब्राउन सा हो रहा है। हम समझ जाएंगे उसमें क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। साथ में क्या होगा? साथ में इसके गैसें निकलेंगी। कौन सी गैसें निकलेंगी? एक गैस निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड, एक निकलेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये आप जानते हैं, और वैसे चैप्टर कार्बन वाला आएगा उसमें अच्छी तरह समझेंगे। दो, एक आता है मोनो बोलते हैं, दो आता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तीन आता है तो कार्बन ट्राइऑक्साइड, ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो तरह की गैसें निकलेंगी इसमें से, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं। गंधक आप जानते ही होंगे, पीले कलर का आता है, घरों में भी कहीं में मिल जाएगा, नहीं बाजार में फल सारी दुकान में मिल जाएगा गंधक। उसको जलाएंगे तो उसकी गंध को पहले आप सूंघिए, तब पहचान पाएंगे। गंधक की गंध जो है वो तीक्ष्ण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो तीक्ष्ण गंध वाले हैं आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो जब इस प्रयोग को कर रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी है, इस प्रयोग को थोड़ा अपने से दूर करना है। और जब इसको सूंघना है पहचान करने के लिए, तो आपको अपने हाथ के झोंकों से, हाथ के झोंकी समझते हो ना, जैसे मान लीजिए अपन पूजा करते हैं तो वो लेते हैं, आरती लेते हैं इस टाइप से, तो ऐसे ही हाथ के झोंकों से, इसके ऊपर से ऐसे हाथ के झोंकों से हाथ में उसकी स्मेल आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? इनकी
गैस। तो जो स्मेल आएगी उसको आपको सूंघना है, और जैसे ही आप सूंघ लोगे, क्योंकि आप पहले सूंघ चुके हैं गंध को, तो आप समझ जाओगे गंधक की सी यानी कि सल्फर की सी स्मेल आ रही है, तीक्ष्ण गंध आ रही है, और आप समझ जाओगे इसमें से कौन कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रही है। तो इस प्रकार से फेरस सल्फेट है वो कितने पदार्थों में टूटा, 1 2 3, ये तो रासायनिक अभिक्रिया, वैसे 4। अब पूरी अभिक्रिया को लिख के देखते समीकरण के रूप में। पहला क्या हुआ था, FeSO4.7H2, यही तो लिया था। कैसा रंग था, हरा रंग। हीट ऊष्मा दी थी आपने, ये और ये दोनों अलग हो गए थे, FeSO4 अलग हो गया था, 7H2 अलग हो गया। इसका रंग कैसा हो गया था, सफेद हो गया। ये का क्या हुआ था, बूंदों के रूप में ऊपरी परत पर जमा हो, ये काम होगा। दूसरा स्टेप, चूंकि आपका प्रयोग चल ही रहा था, फिर FeSO4 का क्या हुआ, जिसका रंग सफेद था, ऊष्मा ग्रहण हो ही रही है, गर्म हो ही रहे हैं, तो इससे पहले बना था Fe2O3, इसका रंग भूरा था, साथ में बनी थी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये की पहचान कैसे हो रही थी, गंधक की तीक्ष्ण गंध आ रही थी, गंधक की तीक्ष्ण गंध ये आ रही थी, इसे पहचान रही थी। अब हमें क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना। Fe1 है, यहाँ Fe2 है, यहाँ Fe कितनी है, 2 है, तो हमें आगे कितना लगाना पड़ेगा, Fe2 हो गई, S हमारी है तो S2 हो गए, S1 और 1 2 हो गए, और 4 दूनी 8 हो गई, 3 इसमें है तो 5 और 3 8, समीकरण संतुलित हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने ये समझा कि फेरस सल्फेट का भी बहुत बोर्ड की दृष्टि से 2026-27 के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फेरस सल्फेट का अपघटन। तो ये वाला समीकरण तो आपके कोर्स में दिया ही गया है, लेकिन विस्तार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा सा समझने के लिए विस्तार से समझा गया है, चित्र भी आ सकता है। तो ये ध्यान से समझें कि फेरस सल्फेट जब टूटता है तो टूटने के बाद में Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। अब बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की, जो कोर्स में दिया गया है, लेड नाइट्रेट का अपघटन। लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट का अपघटन। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सबसे पहले फॉर्मूला Pb की +2 NO3 की माइनस, इसकी संयोजकता इधर जाएगी, इसकी संयोजकता इधर जाएगी, तो सूत्र बनेगा Pb, 2 इधर जाएंगे तो NO3 और 2। NO3 को ब्रैकेट में रखते हैं, ये भी चीज आपको पिछली वीडियो में बता दी गई थी, आप ध्यान से देखना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये बहुपरमाणुक आयन है। बहुपरमाणुक आयन जब होता है तो उस पर अगर कोई वैलेंसी नीचे आती है तो उसको ब्रैकेट में रख दिया जाता है। तो लेड नाइट्रेट का क्या होता है, सुनिए जी। लेड नाइट्रेट को एक ट्यूब में रखते हैं, क्रिस्टल होते हैं, गर्म करते हैं पहले जैसे ही, चींटी से पकड़ते हैं। लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो होता है रंगहीन। रंगहीन, रंगहीन का मतलब समझते हैं, पानी है जैसे, इसका कोई कलर नहीं है, उसको बोलते हैं रंगहीन। तो लेड नाइट्रेट का कलर होता है रंगहीन। लेड का मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो ध्यान से सुनो, लेड को बोलते हैं सीसा।
शीशा कांच वाला मत समझ लेना, शीशा यानी कि आपने कभी शीशा देखा हो तो स्लेटी से कलर का होता है, और ये जब पहले जो तराजू थे, आजकल तो डिजिटल आने लग गए हैं, कंप्यूटर आने लगे हैं, लेकिन पहले जो तराजू थे उनमें बांट आते थे, उन बांटों के नीचे मोहर लगाई जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, और जो मोहर लगती थी वो शीशे की लगती थी, बहुत भारी धातु है ये शीशा। तो ये वही शीशे की बात हो रही है। लेड नाइट्रेट रंगहीन, ये लेड नाइट्रेट रंगहीन होता है, तो इसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले इसका कलर है वो चेंज होता है, पीला कलर होने लग जाता है, पीला कलर। जैसे ही ये पीला कलर हो जाता है हम समझ जाते हैं इसका बन रहा है लेड मोनोऑक्साइड। मैंने बता दिया था एक को मोनो बोलते हैं, तो लेड मोनोऑक्साइड बनता है। साथ में दो गैसें भी निकलती हैं इसमें से। नंबर एक, पहली गैस का नाम क्या है? पहली गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरी का नाम है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस दो तरह की गैस निकलती है, लेकिन पहचान कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि इसमें से एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है? तो पहचान पेपर में आ भी जाती है कि कैसे पहचान करें कि लेड नाइट्रेट का गठन किस प्रकार होता है, और इसमें बनने वाले प्रत्येक उत्पाद की पहचान आप कैसे करेंगे, ये सब बताना पड़ेगा आपको। एक्सपेरिमेंट अगर अच्छी तरह से समझाए तो नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड होती है जब वो निकलती है तो इसमें से छल्ले बनते हैं, इस टाइप से धुएं के छल्ले, धूम छल्ले, भूरे रंग के छल्ले, कैसे रंग के? भूरे रंग के छल्ले हम पहचान जाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि भूरे रंग के छल्ले, छल्ले देखो ना, बहुत से बच्चे तो क्या मतलब बहुत से बड़े सिगरेट पी करके और उसके छल्ले निकालते हैं मुंह से, गोल 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 से छल्ले। तो वैसे ही छल्ले ये धुआं के निकलते हैं, लेकिन भूरे रंग के निकलते हैं, और हम समझ जाते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल रही है। दूसरी, ऑक्सीजन की पहचान कैसे करें? जब इसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, कैसी मोमबत्ती? जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, तो वो और ज्यादा तेजी से जलने लग जाएगी, उसकी ज्वाला और बढ़ जाएगी, उसकी लौ और बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ऑक्सीजन गैस इसमें साथ में बन रही है। तो ये सभी चीजें इसके अंदर होती हैं, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको लेड नाइट्रेट लेना है, पहचान करनी है, इसका रंग पानी जैसा होता है, इसके क्रिस्टल रखने हैं, इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद में गर्म करेंगे तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले नीचे जो आपका ठोस पदार्थ बन रहा है वो पीले रंग का बन रहा है, जो समझ जाएंगे कि लेड ऑक्साइड है। और उसके बाद इसमें दो तरह के काम होंगे, एक तो भूरे रंग के छल्ले निकलेंगे जिससे आप पहचान जाएंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। साथ में अगर मान लो आप क्या लेके जाएं, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएं और वो ज्यादा तेजी से जलने लगे तो आप समझ जाएंगे ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो इस प्रकार से, तो अब हम इसका समीकरण लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट सॉलिड होता है। गर्म करते हैं तो ऊष्मा लिख सकते हैं, राइएगन रसायन बना सकते हैं। इस तरह से एक काम करते हैं। पहला क्या बना था? AbO, सबको याद होगा बच्चों, सॉलिड होता है। कलर कैसा बताया था इसका? पीला। दूसरी क्या चीज बनी थी इसमें बताओ? दूसरी बनी थी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कलर कैसा था इसका? छल्ले बने थे, धूम बने थे, किसमें से कलर के? भूरे रंग के, भूरे रंग। क्या चीज थी? ये गैस थी। साथ में क्या बनी थी? ऑक्सीजन गैस। इसका पता कैसे चला था? अधिक तेजी से जल रही, अधिक तेजी से जल रही, ये चीज है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कितने उत्पाद हैं? एक। कितने अभिकारक हैं? एक अभिकारक है। कितने उत्पादों में बदल रहे हैं? 3 उत्पादों में बदल रहे हैं। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि एक उत्पाद 2 या 2 से अधिक वो एक
अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में बदलता है। ये कौन है, सब जान रहे हैं, दो है, दो या दो से अधिक उसमें तत्व है, तो ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, लेकिन ये कौन है, तत्व है। तो बनने वाले पदार्थ में तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, और चूंकि ये ऊष्मा की उपस्थिति में बन रहा है इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन है। अब संतुलित करते हैं, समीकरण को संतुलित है या नहीं है ये सभी चीज चेक करते हैं। पीवी एक है, पीवी एक, एन कितनी, एक का दो से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, दो का फिर एक से करेंगे, दो ही है, तो यहाँ पर एक ही है तो मैं दो लिखूंगा आगे। रूल से करना है, फिर आपको सही कर लेना उसको, अगर आपका अभ्यास हो जाएगा फिर आपको कोई परेशानी नहीं। ओ कितनी है, तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, इसमें एक है, इसमें 4 है, तो ये 5 हो गए, 2 इसमें 7, इसमें कितने थे 6, तो आगे 2 लगाना पड़ेगा, इसमें कम है। अब पीवी कितने हो गए, 2, इसमें एक ही है तो इसके पीवी के आगे 2 लगाना पड़ेगा, पीवी 2 हो गए, पीवी इसमें भी 2 हो गए। एन कितने हो गए, तो 1 का 2 से करेंगे 2, और 2 का फिर 2 से करेंगे तो 4 हो गए, तो यहाँ कितना लगाएंगे 4, एन 2 दूनी 4, ओ कितने हो गए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ओ 2 इसमें है, 8 इसमें, 4 दूनी 10 हो गए, 10 और 2 12 है। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित करना बता दिया गया है, लेकिन कैसे समीकरण संतुलित के लिए मैंने स्लाइड वीडियो बनाया है, और आप उसको देख सकते हैं समझने के लिए, फिर भी कुछ समझ नहीं आया कमेंट्स में डाल सकते हैं। और भैया हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं थोड़ा सा फिर। ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, इन सब में आप क्या देखते हैं, इन सब में आप ये देखेंगे कि ये सभी जो पदार्थ हैं वो ऊष्मा लेकर के, प्रकाश लेकर के, विद्युत लेकर के, ये सब लेकर के तब टूट रहे हैं, अर्थात ऊर्जा का रूप लेकर, यानी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं तब टूट रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो कि वियोजन में आती हैं, उन अभिक्रियाओं को आप क्या क्या कह सकते हैं, ऊष्मा शोषी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को ले रही है। तो अपन अगर मान लो ऊष्मा शोषी का उदाहरण डालें तो इसमें से डाल सकते हैं आप, चाहे आप ऊष्मा शोषी के रूप में लेड नाइट्रेट का उदाहरण डालें, चाहे आप CO3 का उदाहरण डालें, चाहे आप अभी फेरस सल्फेट का बताया था उसका उदाहरण डालें, ये सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। पहला। दूसरी, ये जो अभिक्रियाएं हैं वो संयोजन के विपरीत है, संयोजन के विपरीत। प्रश्न आ जाता है कभी कभी पेपर में, वियोजन को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है, समझाइए। यानी कि संयोजन अभिक्रिया ऐसे भी आ सकता है, संयोजन अभिक्रियाएं वियोजन के विपरीत क्यों है, उल्टा भी आ सकता है, वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन के विपरीत क्यों है, समझाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों की कोई एक डेफिनेशन दे देना। जैसे मान लो उसकी डेफिनेशन दे दी संयोजन की, कि जब कोई एक पदार्थ क्या करता है, जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है तो वो वियोजन कहलाती है, और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो वो संयोजन कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया में क्या लिखना है, संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ रहे हैं, एक अनुत्पाद बन रहा है। और वियोजन में क्या कहना है, उसमें उल्टा हो रहा है कि जब एक पदार्थ है वो अभिकारक के रूप में लिया जा रहा है और टूट करके 2 या 2 से अधिक बन रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की ये क्या कहलाती है, विपरीत कहलाती है। कोई एक एग्जाम्पल उसमें से चुन सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं सरल सा। जैसे आपसे कहा H2 + O2, H2O संतुलित कर दिया, 2H2O, 2H2 + O, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 पदार्थ जुड़ रहे हैं, एक पदार्थ बन रहा है, तो ये कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूट रहा है, विद्युत धारा की उपस्थिति में, या विद्युत धारा समझाएंगे आगे। तो इसमें टूट रहा है, 2 पदार्थों में टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई।
तो या का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि ये अभिक्रियाएं संयोजन के क्या कहलाएंगी, विपरीत कहलाएंगी, अर्थात संयोजन वियोजन के भी विपरीत कहलाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन के विपरीत होती है। तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि संयोजन के विपरीत वियोजन क्यों होती है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं क्योंकि संयोजन में दो पदार्थ जुड़ते हैं और वियोजन में टूटता है। और उदाहरण के लिए आप ऐसा एक बढ़िया सा उदाहरण दे सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।